हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग जानेंगे टिश्यूज के बारे में। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने सेल्स की चर्चा की थी कि सेल्स क्या होते हैं, उन्हें हम बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं, आखिर उसका मतलब क्या होता है जब हम उन्हें बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट और बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है। आप लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा था कि एक जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि एमीबा, उनके सारे बॉडी फंक्शन, उनके सारे लाइफ फंक्शन एक सेल के माध्यम से ही हो जाते हैं। उसी एक सेल से वो अपना जो गैसियस एक्सचेंज का काम होता है वो कर लेता है, जो फूड इनटेक का काम होता है वो कर लेता है, जो वेस्ट मटेरियल्स को एक्सक्रीट करना होता है, बाहर थ्रो आउट करना होता है, वो भी काम बस एक सेल के ही माध्यम से वो कर लेता है। एमीबा और बाकी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो सिंपल डिफ्यूजन के जरिए फूड को अंदर भी लेते हैं और वेस्ट मटेरियल्स को अपने सराउंडिंग मीडियम में, सराउंडिंग वाटर में बाहर भी छोड़ देते हैं। तो आप लोग देखिए कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में तो सारे लाइफ फंक्शन के, सारे बॉडी फंक्शन के, सारे एक्टिविटीज एक सेल में ही हो जा रहे थे। लेकिन मल्टीसेलुलर्स का क्या, जो जीव जो मल्टीसेलुलर बॉडी डिजाइन के जीव है, उनके शरीर में ये काम कैसे होते हैं? क्या उनके भी एक ही सेल से सारा काम हो जाता है? नहीं। अब जानते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके बॉडी में ढेर सारे सेल होते हैं और वो ढेर सारे सेल अलग अलग काम कर रहे होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे सेल में, हमारे बॉडी में जो ब्लड है उसमें आरबीसी नाम का सेल है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, रेड ब्लड सेल्स, और वो रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, CO2 के ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। आप जानते हैं आपके बॉडी में एक नर्व सेल है, वो नर्व सेल आपके बॉडी में इम्पल्सेस को, आपके बॉडी में जो सिग्नल्स हैं उनको एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने का काम करता है। तो नर्व सेल जो है वो आपके कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का फंक्शन को पूरा करवा रहा है। फिर से जो आपका ब्लड का जो सेल है वो आपका ट्रांसपोर्टेशन के फंक्शन को पूरा करवा रहा है। फिर से आप जानते हैं डाइजेशन का प्रोसेस के लिए आप लोग के माउथ से ओएसोफेगस होते हुए स्टोमक, इंटेस्टाइन और अंत में एलिमेंट्री कैनाल के एंड पार्ट एनस से हम लोग रिलीज कर देते हैं। ढेर सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व थे डाइजेशन के प्रोसेस के लिए। तो यहाँ भी ये जो फूड इनटेक और वेस्ट मटेरियल्स का थ्रोइंग का जो काम है वो उसके लिए ढेर सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व है। एक सेल के माध्यम से बस नहीं हो रहा है, यहाँ पर अलग अलग सेल अलग अलग काम कर रहे हैं। जो मल्टी सेलुलर बॉडी डिजाइन के ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर एक सेल होता है स्पर्म सेल, ओवा सेल, एक सेल जिसे हम लोग बोलते हैं। तो वो सेल्स जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन के काम में अपना काम करते हैं। वो सेल्स के माध्यम से नए इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं, यंग वंस ऑफ सेम काइंड प्रोड्यूस होते हैं। तो वो सेल्स रिप्रोडक्शन के लिए अलग तरह के स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं हमारे अंदर, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के लिए अलग तरह के स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं हमारे अंदर, ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग तरह के स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं हमारे अंदर। यूनिसेलुलर में एक ही सेल से वही स्पेशलाइज्ड था सारे काम को करने के लिए, लेकिन मल्टी सेलुलर में अलग अलग काम को करने के लिए, चाहे वो इनटेक ऑफ फूड का काम हो, चाहे रेस्पिरेशन का काम हो, चाहे एक्सक्रीशन का काम हो, सारे फंक्शंस को करने के लिए अलग अलग स्पेशलाइज्ड सेल्स के ग्रुप्स हैं जो कि फंक्शन को कर रहे हैं। तो ऐसे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स हैं, यूकैरियोट्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शंस को कर रही हैं और वो सेल्स लोकलाइज्ड हैं किसी जगह पर स्पेशलाइज्ड स्पेसिफिक फंक्शन को करने के लिए। जैसे कि आप देखें कि ब्लड सेल्स जो थे वो आपके ट्रांसपोर्टेशन के काम कर रहे थे। फिर से ब्लड में ही एक सेल है आपका WBC, व्हाइट ब्लड सेल, वो आपका सोल्जर सेल कहा जाता है। वो आपके बॉडी में फाइट करता है। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर बाहर से आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है तो वो आपके बॉडी में रह करके आपके बॉडी के योद्धाओं की तरह, सोल्जर्स की तरह, सैनिक की तरह उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ लड़ाई लड़ता है और लड़ाई लड़ने के बाद उनको डिफीट करता है और बॉडी में एंटीबॉडीज बना के छोड़ देता है। वो एंटीबॉडीज जब बॉडी में आ जाते हैं तो भविष्य में कभी अगर वो ऑर्गेनिज्म दोबारा से हमारे शरीर पर आक्रमण करता है, दोबारा से अटैक करता है, दोबारा से इन्वेड करता है, तो हमारे बॉडी में जो ब्लड में मौजूद एंटीबॉडीज है वो उसको पहचान लेते हैं और पहचान करके फिर उसको वहीं पर वो रोक देते हैं, उनको लॉक कर लेते हैं और फिर उसको आगे बढ़ने नहीं देते हैं। जैसे कि अभी कोरोना वायरस पैंडेमिक चला हुआ है, आप लोग देख रहे हैं कि कोरोना वायरस में हम लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। तो वैक्सीनेशन में दरअसल क्या होता है, जब हम लोग वैक्सीन डालते हैं तो दरअसल वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक जो वीक फॉर्म होता है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो कॉपी फॉर्म होता है, उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो इनएक्टिव फॉर्म होता है, डेड फॉर्म होता है,
उसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग वैक्सीन में। दरअसल वैक्सीन में होते क्या है, वैक्सीन में उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एंटीजेंस होते हैं, और वो एंटीजेंस कभी कभी वो या तो सीधे एंटीजन होता है या फिर उस एंटीजन का एक ब्लूप्रिंट, एक कॉपी जो कि उस प्रोटीन को बनाने में सक्षम होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। या तो वो ब्लूप्रिंट कॉपी बनाने वाले प्रोटीन्स होते हैं या फिर एंटीजेंस होते हैं। तो वो जो एंटीजेंस हमारे बॉडी में डाले जाते हैं तो वो ब्लड में पहुंच करके जब उसका सामना हमारे व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स, व्हाइट ब्लड सेल से होता है, तो व्हाइट ब्लड सेल पहले तो कोशिश करता है उसे डिफीट करने का खुद से। अगर वो डिफीट कर देता है तो फिर उसमें बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाते हैं, और वो एंटीबॉडीज जो रहते हैं वो पहले तो फाइट करके उसको डिफीट कर देते हैं पूरी तरीके से। उस जो बाहर से जो भी आक्रमणकारी वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, पैरासाइट्स जो भी आक्रमण किए हैं आपके बॉडी पे, पहले तो उसको वहीं पर वो फर्स्ट स्टेज में ही रोक देता है एंटीबॉडी बनाने के बाद। उसके बाद वो एंटीबॉडीज आपके बॉडी में कुछ समय तक मौजूद रहते हैं। उसका एक टाइम स्पैन होता है। अलग अलग जो जीवों के जो एंटीबॉडीज बनते हैं उनका अलग अलग लाइफ स्पैन होता है। जैसे आप लोग जानते हैं आपके बॉडी में ही आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 दिन का है। आरबीसी सेल जो है वो 120 दिन तक जीते हैं। डब्ल्यूबीसी सेल्स जो है वो 4-5 दिन में ही उनका सफाया हो जाता है। 4-5 दिन में ही वो किसी से लड़ाई लड़के मैटर करके मर जाते हैं वो। और जब आपको कहीं पे भी घाव होता है, देखते हैं आप कहीं पे भी घाव होता है या कहीं पे भी जल जाता है तो वहां पर पस जमने लगता है, वहां पर फोका हो जाता है और उसमें पस जमने लगता है। वो पस में भी दरअसल व्हाइट ब्लड सेल्स और उनके डेड सेल्स होते हैं जो कि फाइट किए हैं वहां पर इन्फेक्शन ना हो इसलिए। कहीं भी आपका कुछ भी इंजरी होता है, घाव होता है, तो उस वुंड के पास जो स्वेल एरिया होता है उस स्वेल एरिया में आपके व्हाइट ब्लड सेल्स, जो कि कुछ सेल्स जो कि वहां पर रेगुलरली काम कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली अपना वर्क में लगे हुए हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने में, और कुछ सेल्स जो कि अपना काम करके डेड हो करके वहां पर उस घाव के एरिया में वहां पर वो मौजूद रहते हैं। तो इस तरीके से डब्ल्यूबीसी जो है वो आपके शरीर में सोल्जर्स का काम करता है। आपके पूरे बॉडी में ढेर सारे प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स है। आपके बॉडी को हर जगह से आपका बॉडी आपको प्रोटेक्ट रखने का कोशिश करता है। ये मास्क और ये सैनिटाइजर्स ये सब तो प्रिकॉशनरी मेजर्स है। बाकी आपका बॉडी खुद से ही बहुत सारा मैकेनिज्म्स रखता है जिससे वो खुद को प्रोटेक्ट रखे। जैसे कि आप जानते हैं सबसे पहला तो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म आपका स्किन है, और इस स्किन पे मौजूद आपके स्वेट ग्लैंड्स हैं। ये स्वेट ग्लैंड्स अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी पे आता है, उसमें से आपके बॉडी से जो स्वेट निकलता है, जो पसीना निकलता है, सबसे पहले तो वो डिफीट करता है। सबसे पहले उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वो हरा देता है, मार देता है, किल कर देता है। पहला तो वो स्वेटिंग से आपके बॉडी का प्रोटेक्शन है। दूसरा, जब आपके आंख में कोई चीज पड़ जाता है, मान लीजिए कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आंख में आ गए, तो आंख में भी आपके प्रोटेक्शन के लिए कई सारे मैकेनिज्म है। जैसे सबसे पहले तो आपका ये जो आईलिड्स है ये बंद हो जाएगा, और उसके बाद ये आंख का जो आईब्रोज है, जो आंख के प्यूपिल यहाँ पर जो बाल है, ये सब क्या करते हैं, ये सब क्या फंक्शन करते हैं। जैसे कोई पसीना का ड्रॉप मान लीजिए आपके सिर से आ रहा है, वो अगर ये आईब्रोज नहीं होता तो वो सीधे आंख में चला जाता, और उस पसीने के ड्रॉपलेट में कुछ माइक्रोब्स भी हो सकते थे, तो उससे बचाने के लिए आपका ये आईब्रो काम कर रहा है। तो देख रहे हैं ये भी एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। जो हेयर्स हैं आपके कान के अंदर में कुछ हेयर होते हैं, नाक के अंदर नेजल पैसेज में आपके हेयर होते हैं, वो भी प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं। वो हेयर आपको कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कुछ भी डस्ट पार्टिकल आपके उन पैसवे से गुजरने का कोशिश करता है तो वो हेयर में स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है, और इस तरीके से हमारे बॉडी को, हमारे बॉडी में मौजूद हेयर्स भी प्रोटेक्ट करते हैं। स्वेट भी प्रोटेक्ट किया, आंख का आईब्रो भी प्रोटेक्ट किया, ये जो हेयर है ये भी प्रोटेक्ट किया, बाल का जो हमारे शरीर में अंदर में जो बाल है, कान में है, नाक में है, वो भी प्रोटेक्शन किया। आपको पता है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी कुछ बाल हैं। आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में हेयर लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम लोग सीलिया बोलते हैं। वो सीलिया की वजह से जब आप कोई भी डस्ट पार्टिकल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होता हुआ अंदर जा रहा हो तो वो सीलिया से स्टिक होकर के वो वहीं पर रोक दिया जाता है, और सीलिया जो होता है वो उसको नीचे नहीं जाने देता, उसको अपवर्ड वापस धकेल देता है, और यही सीलिया डिस्ट्रॉय हो जाते हैं आपके जब आप इन्फेक्शन होता है आपके अंदर में, या फिर आप बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं तो उससे भी आपके ये सीलिया डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और उसके बाद फिर आपका बॉडी सही से फंक्शन नहीं कर पाता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, क्योंकि इससे आपका बॉडी के अंदर में ये जो सीलिया है ये सीलिया डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जब वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो आपका बॉडी का जो अपना मैकेनिज्म है फाइट करने का वो कमजोर पड़ जाता है।
तो आप लोग देखिए आपके बॉडी में कितने सारे प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म थे। और एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है आपका म्यूकस। म्यूकस जो कि आपके नेजल पैसवे में है, आपके कान में भी म्यूकस है, यहाँ तक कि आपके बॉडी में जहां जहां छेद है, जहां जहां पे आपको समझ में आता है, कुल 10 जगह पर हमारे बॉडी में छेद हैं, उन 10 जगह पर वो म्यूकस आता है और उस छेद से, उस रास्ते से कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर ना करे, इसलिए वो म्यूकस वहां पे होता है। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपने आप में स्टिक कर लेता है और रोक देता है, उनके प्रवेश को वर्जित कर देता है, एंट्री निषेध कर देता है, उनका रोक देता है, रोक लगा देता है। तो आप देख रहे हैं कि कितना सारा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। उससे भी अगर काम नहीं हुआ, मान लीजिए कि आपके स्वेट भी नाकाम रहे, आपके नेजल हेयर भी नाकाम रहे, आपका जो म्यूकस है वो भी नाकाम हो गया, आपका सीलिया भी नाकाम हो गया, तो फिर आपके काम आते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, आपके सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, जो कि वहां पर अपना फाइट लड़ते हैं और डिफीट करते हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। तो व्हाइट ब्लड सेल्स भी काम करते हैं। और उससे भी और भी बहुत सारे मैकेनिज्म है, जैसे कि हम लोग जब कुछ अंदर कुछ अनवांटेड मटेरियल चल जाता है जिसको कि हम लोग का बॉडी डिजायरेबल नहीं है हमारे बॉडी के लिए, तो हम लोग उसको स्नीज कफ करके आउट कर देते हैं, थ्रो आउट कर देते हैं, खांस के कफ करके उसको हम लोग बाहर फेंक देते हैं। उससे भी नहीं होता है, मान लीजिए वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक से पास होते हुए हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में मान लीजिए अगर वो पहुंच गया, कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके बॉडी में अलग अलग स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो कि लोकलाइज्ड होते हैं कुछ स्पेसिफिक रीजन्स में, और वो कुछ फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनका प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म आप लोगों ने देखा कि उनके बॉडी में ढेर सारे प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स हैं, जैसे कि उनके आईब्रोज, उनका स्वेटिंग, उनका नेजल पैसेज में मौजूद हेयर, म्यूकस, उसके बाद व्हाइट ब्लड सेल्स, उसके बाद अगर उससे भी मान लीजिए कि नहीं कुछ हुआ, आपके बॉडी में एंटर कर ही गया, वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में चला गया वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो आप या तो उसको वॉमिट करके थ्रो आउट कर देंगे, या फिर उसको आप फिर लूज मोशंस के जरिए भी उसको आप बाहर डिस्पोज ऑफ कर देंगे। तो जनरली ऐसा होता है कि जब हम लोग के बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर कर जाते हैं तो हमारा बॉडी उनसे फाइट करके उनको डिफीट कर देता है, और उसके बाद फिर उनको पहचान भी लेता है और उनका एक कॉपी बना के रख लेता है, उनके पहचान का, उनका आइडेंटिटी कार्ड बना के रख लेता है कि जब भी वो दोबारा कभी आए तो उनको वो पहचान लेते हैं कि ये तो पहले ही आया था, और इसको पहचान करके उनका जो एंटीबॉडीज रहता है वो उससे डिफीट कर देते हैं उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। तो इस तरीके से जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर अलग अलग फंक्शंस को करने के लिए अलग अलग स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, और उन सेल्स के भी ग्रुप्स हैं, और वो स्पेशलाइज्ड सेल्स के ग्रुप को जो कि किसी स्पेसिफिक फंक्शन को पूरा कर रहे हैं उन्हीं को हम टिश्यू बोलते हैं। टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स that are localized in certain regions and perform some specific functions like in transportation, blood tissue which are present in our blood capillaries, veins, arteries and heart, and it transports oxygen and CO2 to each and every cell, every part of our body. Hence it performs the function of transportation, and you know blood is a connective tissue. Blood is a connective tissue. It connects our body parts and hence it is called connective tissue. Then nerve cell, we were talking about nerve cell. It is a nervous tissue. Group of nerve cells form nervous tissue and they perform the function of control and coordination. जैसे आपके बॉडी में कहीं पे भी मान लीजिए आपको कभी कोई गर्म चीज को आप छू दिए, जैसे आयरन में आपका हाथ एक्सीडेंटली टच हो गया तो आप झटके से अपना हाथ खींच लेते हैं। आखिर क्यों आप अपना हाथ खींचे और इतना तेजी में वो एक्शंस कैसे हो पाया कि आपको गर्म सटा और आप हाथ खींच लिए? तो इसमें आपका पूरा काम करता है नर्वस सिस्टम और नर्वस टिश्यू। होता क्या है कि जब आपके बॉडी में कोई भी गर्म ऑब्जेक्ट टच होता है तो वहां पर स्टिमुलस जो जनरेट होता है, उसका जो जानकारी जनरेट होती है कि कोई हॉट ऑब्जेक्ट से बॉडी टच हुआ है, वो जानकारी को नर्व सेल अपने साथ सेंसरी नर्व्स जो होते हैं वो अपने साथ ले जाकर के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचा देते हैं, और वहां से फिर उन इंफॉर्मेशन का प्रोसेसिंग होता है कि ये जो गर्म टच हुआ है ये मेरे लिए नुकसानदायक है कि फायदेमंद है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप टच करवाए रहते हैं उसको, लेकिन अगर वो आपके लिए नुकसानदायक होता है, आपको उससे बहुत नुकसान हो सकता है, तो आपका ब्रेन बोलता है कि हाथ को जल्दी से जल्दी आप विड्रॉ कर लीजिए और इस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। तो ये नर्वस टिश्यू भी आपके प्रोटेक्शन में भी काम कर रहे हैं, ये आपको सुरक्षित रख रहे हैं। चलते चलते आप कभी अगर किसी कांटी पर आपका पैर पड़ जाता है तो आप तुरंत अपना पैर वापस विड्रॉ करते हैं और खींच लेते हैं।
तो उससे आपका पैर उस कांटी को पूरा अंदर घुसने से रोक लेता है, आप बचा लेते हैं अपने पैर को ज्यादा नुकसान होने से। तो इसमें भी आपके नर्वस टिश्यू काम कर रहे थे। तो आप लोगों ने देखा कि एक आपके बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू है जो कि ब्लड है, नर्वस टिश्यू है जिसमें कि नर्व सेल्स आते हैं, फिर से आपके बॉडी में मूवमेंट करवाते हैं मसल सेल्स। मसल सेल जब रिलैक्स करते हैं, मसल सेल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो मूवमेंट होता है। जैसे ये हाथ का मूवमेंट जो हो पा रहा है ये मसल सेल्स के रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो पा रहा है। तो आपके बॉडी में एक मस्कुलर टिश्यू भी है, और आपने शुरू में ही आपको मैंने बताया कि आपके प्रोटेक्शन के लिए आपका स्किन यहाँ पर काम कर रहा है, और आपका स्किन जो है, जो आउटर कवरिंग है बॉडी का, जो सबसे एक्सटर्नल सरफेस है बॉडी का, वो बना हुआ है आपका एपिथेलियल टिश्यू से, और उसी एपिथेलियल टिश्यू से आपका स्टोमक का इनर लाइनिंग भी बना हुआ है। हम लोग इस चैप्टर में भी धीरे धीरे आगे जब बढ़ेंगे तो सब टिश्यू को एक एक करके डिस्कस करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू के बारे में भी, कि मस्कुलर टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या काम होता है उनका, एपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या काम होता है उनका, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में भी पढ़ेंगे और नर्वस टिश्यू के बारे में भी पढ़ेंगे। तो और हम लोग, ये तो बात हो गई एनिमल्स की। प्लांट्स में भी तो बहुत सारे बॉडी फंक्शन हो रहे हैं, उनमें भी न्यूट्रिशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, और प्लांट्स में भी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे बॉडी फंक्शंस चल रहे हैं, और उन बॉडी फंक्शंस को प्लांट में उनके टिश्यू को पूरा कर रहे हैं। प्लांट में भी आपके जो कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स का जो पूरा प्रोसेस है उसको जाइलम टिश्यू कर रहे हैं। जाइलम टिश्यू को आप जानते हैं कि वास्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं। प्लांट्स में जो जाइलम टिश्यू है वो वास्कुलर टिश्यू है, और वो कनेक्ट करवा रहा है रूट से लीव्स तक को, और डिफरेंट पार्ट्स को प्लांट के वो वाटर मिनरल्स भी सप्लाई कर रहा है, और साथ ही साथ वो प्लांट को एक स्ट्रेंथ, रिजिडिटी भी दे रहा है। तो इस तरीके से जाइलम टिश्यू होते हैं वाटर मिनरल्स के कंडक्शन के लिए। फिर से प्लांट्स में फ्लोएम टिश्यू होते हैं, वो भी वास्कुलर टिश्यू होते हैं, और वो कंडक्शन ऑफ फूड करवाते हैं। तो ये सब तो टिश्यूज के ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है। आप देखिए टिश्यूज जो है, प्लांट टिश्यूज को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं दो पार्ट्स में, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर डिवाइडिंग टिश्यूज, they have the ability to divide. The cells of meristematic tissue can divide, and therefore they are also called growing tissues. Meristematic tissues are also called growing tissues. Whereas permanent tissue, what is permanent tissue? When meristematic tissues are involved in performing any specific function, they turn into permanent tissue. जब कोई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसी जगह पर जाकर के कोई रोल पकड़ लेता है कि हाँ अब उसको वही रोल करना है, उसको कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल्स का काम करना है, या फिर उसको कंडक्शन ऑफ फूड का काम करना है, तो वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू बन जाता है। और परमानेंट टिश्यू लूजेस द एबिलिटी टू डिवाइड। परमानेंट टिश्यू में डिवीजन की एबिलिटी नहीं होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिवीजन की एबिलिटी होती है, इसीलिए उन्हें हम लोग डिवाइडिंग टिश्यू या ग्रोइंग टिश्यू भी बोलते हैं। लेकिन जो परमानेंट टिश्यू होते हैं उनमें डिवीजन का कोई स्कोप नहीं है, उनमें डिवीजन नहीं होता है, उनमें सेल डिवाइड नहीं करते हैं, क्योंकि वो स्पेसिफिक फंक्शंस और रोल को पकड़ करके वहां पर चिपक चुके हैं, और अब वो वही फंक्शन कर रहे हैं, वो डिवाइड करने का काम छोड़ दिए हैं, अब वो परमानेंट टिश्यू के रूप में कोई स्पेसिफिक रोल फंक्शन को पूरा कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप प्लांट्स में देखें कि दो ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है प्लांट टिश्यू का, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा आपका परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइडिंग टिश्यू, परमानेंट टिश्यू आपके जो है वो लूजेस द एबिलिटी टू डिवाइड। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को तीन भागों में बांटा गया है। फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम लोग बांटते हैं एपिकल मेरिस्टेम में, सेकंड है आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और थर्ड है आपका लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब तीनों को देखते हैं एक एक करके कि क्या काम करते हैं। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं, एपिकल एपेक्स वर्ड से आए। एपेक्स का मतलब होता है टिप। टिप जो प्लांट के जो शूट के जो टिप होते हैं और प्लांट के जो रूट के जो टिप होते हैं, टिप मतलब उनका एंड, उनका छोड़, उनका अंत, जहां पर लीव्स ग्रो करते हैं, जहां पर रूट ग्रो करके डाउनवर्ड ग्रो करता है, जहां पर लीव्स अपवर्ड ग्रो करते हुए ऊपर की ओर जाते हैं। आप जानते हैं प्लांट्स में दो मूवमेंट होता है, एक प्लांट्स में मूवमेंट जो होता है वो अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, जिसको कि हम लोग पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म और नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स के ये जो अपवर्ड मूवमेंट जो हो रहा है उसमें जो ग्रोथ हो रहा है अपवर्ड साइड में, जो उसके लीव्स ऊपर बड़े होते जा रहे हैं, वो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बदौलत होता है। वही एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से उनके लीव्स और रूट्स ग्रो करते हैं। ठीक है, सेकेंड है आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नोड्स के पास या नोड्स के बीच में पाया जाता है। अब नोड्स क्या होते हैं, इंटर नोड्स क्या होता है, जहां से लीफ निकलता है स्टेम में से, जैसे स्टेम में से जहां से भी लीफ निकलता है
जिस पॉइंट से लीफ निकलता है उस पॉइंट को हम लोग नोड्स बोलते हैं, और दो कंजेक्यूटिव नोड्स के बीच का जो जगह होता है उसको हम लोग इंटर नोड बोलते हैं। तो ये जो इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ये नोड्स के पास या इंटर नोड्स में पाए जाते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, ये प्लांट के लेंथ को बड़ा करवाते हैं। जैसे आपके जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थे वो टिप्स को ग्रो करवा रहे थे, वो एपेक्स को ग्रो करवा रहे थे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जैसे लीफ के टिप, अपर टिप, प्लांट के शूट के टिप और रूट के टिप उसको ग्रो करवा रहे थे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेंथ, पूरा प्लांट का जो लेंथ है उसको ग्रो करवाता है आपका इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब एक उदाहरण के रूप में आप घास लीजिए। जैसे घास जो होता है उसके तो टिप्स को हमेशा ही कोई ना कोई जानवर चर के खा जाते हैं, ग्रेजिंग करके उसके टिप्स को खा जाते हैं और फिर से वहां पर घास उग जाता है। वो ऊपर से उस घास को हम लोग जैसे फील्ड्स में भी, जहाँ स्टेडियम्स होते हैं क्रिकेट के, आप देखते हैं कि वहां पर लॉन मूवर से आप घास को हटाते हुए आप देख सकते हैं मशीन से लोगों को। तो वो रेगुलर इंटरवल पे वो घास को कटिंग करते हैं। तो वो घास में तो जो साइज का जो ग्रोथ हो रहा है, आप ऊपर के टिप्स तो उसके खा जा चुके हैं। ऊपर के टिप्स तो या तो लैंड वो मशीन से काट दिया जाता है या फिर जानवर जब चरते हैं तो उन ऊपर के टिप्स को खा जाते हैं। तो फिर वो घास बढ़ता कैसे है? उस घास का फिर जो ग्रोथ है, उस ग्रास का जो ग्रोथ है वो इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बदौलत होता है, क्योंकि इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लेंथ को ग्रो करवाते हैं। थर्ड जो है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वो है लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपके प्लांट के स्टेम के चौड़ाई और जड़ों के चौड़ाई को, गर्थ को, जो मोटापा, जो विड्थ है प्लांट के, जो स्टेम का विड्थ है, प्लांट के जो रूट्स का जो विड्थ है, उसको बढ़ाते हैं आपके लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और आप लोग जानते हैं प्लांट्स के हम लोग डेट पता कर लेते हैं, प्लांट्स का एज पता कर लेते हैं कि प्लांट कितना पुराना होगा, और ये काम हम लोग करते हैं उनके जाइलम के रिंग्स को काउंट करके कि कितने रिंग्स हैं। जितना रिंग्स होता है उतना ईयर्स होता है, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग प्लांट का एज को भी निकाल लेते हैं। और ये जो प्लांट का चौड़ाई जो है, जो गर्थ है, वो लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बदौलत बड़ा होता है। जो विड्थ होता है स्टेम का और रूट का, वो लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बदौलत ग्रो कर पाता है। आपको पहले ही आप लोग देखे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर ग्रोइंग टिश्यूज, डिवाइडिंग टिश्यू। दे डिवाइड वेरी फास्ट एंड दे आर वेरी एक्टिव सेल्स एंड देयर डिवीजन लीड्स टू ग्रोथ। उनके डिवीजन के बदौलत ही ग्रोथ होता है प्लांट्स में। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये तीनों टिश्यूज जो हैं, जो आपके एपिकल, उनसे एपेक्स टिप्स, रूट टिप्स, शूट टिप्स, उनका ग्रोथ होता है। इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इससे आपका लेंथ का ग्रोथ होता है प्लांट के। और जो लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उनसे उनके स्टेम का विड्थ, उनके रूट का विड्थ वो चौड़ा होता है, वो बड़ा होता है। तो इस तरीके से प्लांट्स में तीन जो आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं वो आपने देखा। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की चर्चा हुई। अब हम लोग देखेंगे परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं। परमानेंट टिश्यू को दो पार्ट्स में बांटा गया है। परमानेंट टिश्यू आप लोग जाने कि दे हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड, द सेल्स आर असाइन्ड टू डू सम स्पेसिफिक रोल एंड स्पेसिफिक फंक्शन। दे पिक अप सम स्पेसिफिक रोल एंड लूजेस द एबिलिटी टू डिवाइड एंड हेंस दे बिकम द परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू कैन बी क्लासिफाइड इनटू two types: simple permanent tissue and complex permanent tissue. Parenchyma, sclerenchyma, erenchyma, collenchyma, chlorenchyma, these are simple permanent tissue, whereas xylem and phloem are complex permanent tissue. We have already discussed that xylem conducts water and minerals and phloem conducts food materials in plants. What are sclerenchyma? What is erenchyma? What is parenchyma? What is collenchyma? What is chlorenchyma? These things we will discuss in further classes. What are the terms and how the plant, where these tissues are found in plants? Like you know, the husk of coconut. Coconut husk is made up of sclerenchymatous tissue. नारियल का जो ऊपर उसका जो खोल होता है, पूरा कवच जो होता है नारियल का, आप लोग नारियल को घर में आप लोग कभी छीले होंगे, छठ पूजा वगैरह में जो नारियल आता है आप लोग देखते हैं उसमें पूरा कवर्ड होता है वो नारियल, ऊपर से भी उसमें पूरा उसके होते हैं। और उसको आप जब उसको छीलते हैं तो आपको पता चलता है कि बहुत फाइबरस, बहुत सारे फाइबरस और स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ वाले एकदम उसमें कवरिंग है। वो जो कवरिंग है नारियल का, जिस जो नारियल के ऊपर में जो पूरा कवरिंग है
वो कवरिंग बना हुआ होता है स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू का। इस टिश्यू का काम ही होता है कि ये स्ट्रेंथ, रिजिडिटी, प्रोटेक्शन ये सब प्रोवाइड करता है। जो आपके एरेनकाइमा होते हैं, एरेनकाइमा आपके उन प्लांट्स में मौजूद होते हैं जो कि फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं, जो कि पानी में रहते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं जो फ्लोट करते रहते हैं। सरफेस पे जो प्लांट आपको फ्लोट करते हुए दिखाई देते हैं वो फ्लोट इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उन प्लांट्स के टिश्यूज में एयर होता है और वैसे टिश्यूज को हम लोग एरेनकाइमा बोलते हैं। वैसे प्लांट्स के टिश्यू जिसमें क्लोरोफिल होता है और वो फोटोसिंथेसिस करने में केपेबल होते हैं उनको हम लोग क्लोरेनकाइमा बोलते हैं। ठीक है, और हम लोग बाकी सारे टिश्यूज को आगे के चैप्टर्स, आगे के लेक्चर्स में एक एक करके वीडियो वाइज ग्राफिक्स के जरिए सारा कुछ को हम लोग समझेंगे। एक बार फिर से हम लोग सारे टिश्यूज को बढ़िया से चार्ट वाइज समझेंगे। एक बार रिवीजन हम लोग कर लेते हैं अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसका, कि टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स, एनिमल टिश्यूज एंड प्लांट टिश्यूज। प्लांट टिश्यू आर ऑफ टू टाइप्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर ऑफ थ्री टाइप्स, फर्स्ट एपिकल मेरिस्टेम, सेकंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम, थर्ड लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। परमानेंट टिश्यू आर ऑफ टू टाइप्स, नंबर वन सिंपल परमानेंट टिश्यू, नंबर टू कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज ऑफ टू टाइप्स विच इज जाइलम एंड फ्लोएम। सिंपल परमानेंट टिश्यू आर पेरेनकाइमा, एरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा एसेट्रा। ठीक है, तो और एनिमल टिश्यू को अगर हम लोग क्लासिफाई करें तो एनिमल टिश्यू चार भाग में है आपके, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और आपके लास्ट नंबर फोर्थ आपका एनिमल टिश्यू में आपका हो जाता है एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड नर्वस टिश्यू। यस, फोर्थ वन इज नर्वस टिश्यू। तो आपके बॉडी में एनिमल टिश्यूज में हम लोग चार पार्ट्स में क्लासिफाई करके पढ़ेंगे, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू और मस्कुलर, एपिथेलियल, कनेक्टिव और नर्वस। ये चार टिश्यू हम लोग एनिमल टिश्यूज में पढ़ेंगे और प्लांट टिश्यूज में हम लोग परमानेंट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हम लोग एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम और परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में आप जान रहे हैं पेरेनकाइमा, एरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जाइलम एंड फ्लोएम। तो इस तरीके से हम लोग इस पूरे चैप्टर में इन सारे टिश्यूज के बारे में, ये टिश्यूज कहाँ पे होते हैं, क्या फंक्शंस को करते हैं, इनको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। अभी आप लोगों का ये चैप्टर शुरू हुआ है और हम लोग इसमें अभी बेसिक्स, बस इंट्रोडक्टरी पार्ट जान रहे हैं कि इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। आगे के कंसेक्यूटिव लेक्चर्स में हम लोग धीरे धीरे सारे टॉपिक्स को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे और एक बढ़िया कॉन्सेप्ट बनाएंगे सारे टॉपिक्स का और इसको अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे, एक अंडरस्टैंडिंग रखेंगे ताकि आपको ये लाइफ टाइम याद रहे, कुछ भी रटना ना पड़े, सब कुछ सरल हो और सब कुछ आपके दिमाग में मौजूद हो समझ के रूप में, अंडरस्टैंडिंग के रूप में। ये एक अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस होगा पूरा पूरी, हम लोग लर्निंग अंडरस्टैंडिंग के जरिए हम लोग करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आगे के लेक्चर्स को आप लोग ध्यान से देखेंगे और समझते रहेंगे। बी पिंक ऑफ हेल्थ। थैंक यू वेरी मच।
हैं।